दोनों अपने हथौड़े के नीचे जमाए चौकड़ी मारे वो सोफे पर बैठी थी। गाय बगाए अपने बराबर में बैठे हुए इरफान पर भी निगाहें डाल लेती थी। इरफान की नजरें टीवी स्क्रीन पर मरकूज थीं और वो उसका हनाक काबिल दीद था। गोया जब न भी कोई गुनाह अजीम हो, जबकि नसरीन का मूड कदरे खराब हो चुका था क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से अपने फेवरेट टीवी शो देखने के लिए मचल रही थी। मगर इरफान था कि वो खबरें सुनने में डूबा हुआ था। बिल आखिर वो जद छोकर उठ खड़ी हुई थी। अरे कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ। तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, सर में दर्द सा है। इरफान ने कनपटियों को हाथ से दबाते हुए आंखें मीच कर उससे मुलतती अंदाज में कहा था। मगर नसरीन को उसकी मिन्नत समझ और जियाना अंदाज हरगिज मुतासिर ना कर सका था। कमाल है, सर में दर्द है, मगर मजाल है टीवी की आवाज कम की हो या नजरें हटाई हो। वो खफकी से बोली थी। अभी इस पैर मुबासा को लंबा होना था कि इरफान के फोन की घंटी बज उठी। इरफान ने स्क्रीन पर आपी का जगमगाता हुआ नाम देख लिया था। अपने नसरीन से भी देख लिया था और उसका मूड मजीद खराब हो चुका था। आपी के फोन के बाद अक्सर घर में सानहात रूनुमा हुआ करते थे और नसरीन तो बांगदल ऐलान किया करती थी कि इन सबके पीछे आपी का हाथ है। जी आपी, वो बेहद मुद्दब होकर संभल कर बैठ गया। दूसरी जानब से अहकामात सादर किए जा रहे थे। तभी इरफान असबाब में सर हिलाता जा रहा था। आप ही बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ अभी। इरफान के चेहरे की संजीदा तासरात बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। नसरीन भी कान लगाकर बात सुनने की कोशिश में हलकान हो रही थी। इरफान ने फोन बंद करते ही सबसे पहले टीवी ऑफ किया और उसके बाद अपने हाथों से अपने बाल संवार तौबा कार की चाबी उठाकर बाइक की जानब निकलने लगा था। नसरीन को ये अंदाज पसंद ना था, ना कुछ बताना और ना कुछ पूछना। आप किधर जा रहे हैं रात के इस वक्त? वो मुतअद होकर पूछ रही थी। आपी की लड़ाई हो गई है? उस्मान भाई ने उन पर हाथ उठाया है। क्या मैं रात और दिन देखता रहूं? इरफान ने अपनी सारी खलन उस पर निकाली थी। मगर इस तरह जाना मसले का हल नहीं है। इस तरह बात मजीद बढ़ जाएगी। नसरीन की ये सोच ही 14 तबक रोशन हो गए थे कि दूर से जिंदगी की खुशियों में जहर घोलने वाली आपी यहीं आकर रहने वाली थी। वो हवास बागता सी खड़ी सोच रही थी कि बैठे बिठाए ये क्या आफत आन पड़ी। इरफान, आप अम्मी को तो बता देते। वो रूहान सी हुई, कोई तरकीब सोचने लगी थी। पागल हो? दूर परदेस अम्मा को क्या परेशान करना? और फिर वो क्या करेंगी? नाक परेशान होगी। तुम भी ना बताना, मैं आता हूँ। वो मजीद बहस के मूड में हरगिज ना था। इससे कार पर रवाना हो गया था। आपी का घर यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पर था। वो जानते थे कि अब वो तेज रफ्तार ड्राइविंग करेंगे। वो दिल ही दिल में सलामती की दुआएं करने लग गई थी। इरफान की वापसी पूरे 2 घंटे बाद हुई थी। वो तो वहीं सूली पर लटकी बैठी रही थी। बेहद दबदबे अंदर दाखिल हुई। वो सहरिश आपी थी। उन्होंने उसके लपक कर गले लगाने को भी नापसंदगी की निगाह से देखा था और परे झटका था। ओ बीबी, ये खाली होले की हमदर्दी संभाल कर रखो। मुझे नहीं जरूरत, थकी हुई हूँ। मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो और बाद में ग्रीन टी की आदत है मुझे। आपी ने हुक्मियाना अंदाज में कहा था। नसरीन अपनी जगह जज्बस होकर रखी थी, लेकिन मरती क्या ना करती के मजाक सीधा उसने किचन का रुख किया था। आज उसने कढ़ाई बनाई थी और रोटियां ताजा ताजा बनाकर हाथ पाट में रखी थी। जब वो खाना टेबल पर लगा रही थी, आप इरफान न जाने सरगोशे में क्या बात कर रहे थे। उसकी बदजुबानी में तंग आ चुकी हूँ और आज तो हद हो गई। उसने मुझ पर हाथ उठा लिया। सैर शापी ने नादिदा आंसू को आंखों से साफ किया था। आप भी परेशान ना हो, ये आपका अपना घर है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अगर अम्मा और भैया पाकिस्तान में नहीं तो क्या हुआ, ये आपका मक्का है। आप आराम से रहें, अरफान ने स्वागतमंदी से कहा था। सैरिश ने जताती हुई निगाह नसरीन पर डाली थी। नसरीन को उनका अंदाज समझ में ना आ सका था। अपने दुख में भी उनको ये सब करना याद था। क्या वो वाकई दुखी थी या दुखी होने का ड्रामा कर रही थी? बहरहाल वो तो चुप बैठी थी। अरे कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, मगर ये क्या भाई, हमारी अम्मा तो हमेशा कढ़ाई के साथ चावल बनाए। ये रिवाज तो पहली बार देखा है। पहला इतराज।
नसरीन ने उन एतराजात की आदी थी। पहला लुकमा सरहर्ष आपी ने जिद में लिया था और फिर नाक मुंह चुराई थी और मारे बाद दूसरा लुकमा थोड़ा था। और उनके तासुरात भी ऐसे थे कि इरफान चुप न रह सका। क्या बात है आपी, पसंद नहीं तो कुछ और बनवा देता हूँ, इरफान ने हजालत से कहा था। निगाह नसरीन के चेहरे पर मरकूज थी। अरे जाने दो, फिर तुम्हारी बीवी कहेगी कि मैं वो बाल जान बन गई हूँ। दरअसल हम तो कढ़ाई को खूब पकाते हैं, इसमें कच्चे बेसन का मजा है। बहरहाल जाने दो, उसे मालूम तो था ही कि मैंने आना है, कुछ और बना लेती। 2 घंटे बहुत होते हैं। शापी इस पर तंज किया था। नसीम बोले, बिना रह ना गया। दरअसल मुझे क्या मालूम था कि आप इतने गम में बिगाने का ख्याल रखेंगी। धीमे अंदाज में उसका कहा जुमला तो गोया क्यामत से कम ना था। देखा इरफान, तुम्हारी बीवी तो आते ही ताने देना शुरू कर दिए। क्या मैं भूखी मर जाऊं? अभी तो पहला लुकमा लिया है कि उसने गजबर लंबी जुबान खोल दी। ना बाबा, ना मैं चलती हूँ यहाँ से, मैं नहीं यहाँ रहने की। सहरिश आपी ने तेज लहजों में कहा था। नसरीन, तुम होश में तो हो? ये कैसा अंदाज? तो खत्म है। अभी के अभी आपी से माफी मांगो और जाकर कुछ और बना लो। ठीक तो कह रही हैं, तुमको सारा दिन टीवी ड्रामों से फुर्सत ही नहीं मिलती और हराफात इन पर ही ड्रामों की बदौलत है जो तुम्हारे दिमाग में पल ही रहे होते हैं। अरफाना जाने क्या बोलता रहा, मगर वो मजीद वहां खड़ी ना रह सकी। जी तो चाह के साफ कह दे, देखिए ड्रामे आपकी आपी की चलतरबाजियों से कम ही होते हैं। ये तो खुद बनी बनाई फिल्म है। मगर चुप रहना मजबूरी थी, सो मजबूरन अपने आंसू के फंदे को गले में उतार कर बोली थी, सॉरी आपी, मैं कुछ और बना लाती हूँ। आपने फातहाना निगाहों से देखा था। वो दिल ही दिल में आपी को कोसते हुए सोचने लगी कि अब रात के इस वक्त क्या बना कर पेश करे। फ्रिज में वो कबाब फ्रीज करके रखती थी। उसने वही कबाब तलकर साथ रायता बना लिया था और वही डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। अरे अब उसकी क्या जरूरत थी, मैं तो मजबूरन खा भी लेना खाना था, वो मुंह बनाकर बोली। और टीवी पर इस वक्त रिपीट टेलीकास्ट में उसका ही मन पसंद ड्रामा लगा हुआ था। सोच रही थी कि कहे कि आपकी आपी भी तो इन ड्रामों को देख रही हैं। अब है कोई जवाब, मगर वो लबों पर कुफ्फत लगाए खड़ी थी। अच्छा ऐसा करो, कबाब की प्लेट रख दो, मैं खा लेती हूँ, तुमको बुरा ना लगे। इसलिए आपी ने गोया उस पर एहसान अजीम किया था और फिर आराम से कबाब से इंसाफ करने लगी और वो दोबारा किचन में घुस गई थी। उसने इरफान के लिए चाय बनाई, जबकि आपी के लिए ग्रीन टी। उसे मालूम था कि इरफान खाने के बाद चाय लाजमी पीते हैं। अदनान, सहरश और इरफान 3 बहन भाई थे। अदनान की वालदा और अदनान बैरून मुल्क मुकीम थे। सहरिश यही पाकिस्तान में और इरफान घर के पास ही उसका घर था। अक्सर वीकेंड पर आ जाया करती थी। सरशापी किशोर उस्मान एक बेहद सोबर से इंसान थे। नसरीन की अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि इस कदर लंबी इतराजात और इल्जामात की फुर्सत में उस्मान भाई कहाँ फिट बैठते हैं, क्योंकि वो तो जब भी उस्मान भाई से मिली उनको बेहद में मजाज का पाया खुंदा पेशानी से सहरिश आपी की तमाम अंदाज सह जाया करते थे। रात को तो इरफान का मूड ऑफ ही था। अलबत्ता सुबह सवेरे ऑफिस जाने से कबल उसने दिल में ठान ली थी कि इरफान से असल बात जरूर पूछेगी। इरफान, क्या आपकी उस्मान भाई से मुलाकात हुई थी? ये सवाल कल से उसके अंदर हलचल मचा रहा था। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। दरअसल मैं तो सीधा आपी के घर ही गया था, मगर वहां आपी की सास और नंद आई हुई थी। मैंने गेट ही से कहा कि आपी को भेज दें। कहने लगे कि वो तो न जाने शाम से कहीं गई हुई है। फिर मैं आपी को कॉल की तो मालूम हुआ कि वो अपनी एक दोस्त के घर है। वहां से सीधा फिर मैं घर ले आया, इसलिए तो इतनी देर लगी थी। इरफान उसे तफसील से सारी बात बताई थी, लेकिन इरफान आपको सबसे पहले इरफान भाई से बात करनी चाहिए थी। क्या आपने इन्हें नहीं देखा कि वो कितने मुतहम मिजाज में हैं? वो किस तरह आप ही पर हाथ उठा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो वाकई हैरान थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी आपी झूठ बोल रही है? अब के इरफान बिगड़ कर बोला था, नहीं, कतई नहीं, लेकिन एक फिर की बात सुनकर फैसला सदर करना दुरुस्त नहीं है। हमेशा दोनों फ्रीकैन की बात को सुनना और फिर फैसला करना दानिशमंदी होता है। वो बड़े स्वभाव से इरफान को कायल कर रही थी। उसकी बात पर इरफान की समझ में आ गई थी
तभी मुतमिन सा हो गया था। अच्छा ठीक है, फिर बताओ क्या करना चाहिए। अभी उनकी बात दरमियान में ही थी कि आपी ने एकदम जोरदार थप्पड़ और धक्के से दरवाजा खोला और तालियां बजाने लगी। वाह वाह आफजी, आफरीन, कैसे बातों में उलझा लेती हो। तुम्हारी सिर्फ बाल ही लच्छेदार नहीं, बातों में भी खूब उलझाओ है। आपने उसके घुंघराले बालों पर चोट की थी। वो तो उनके बिना दस्तक कमरे में इस एंट्री पर ही दम बखूद थी। न जाने कब से दरवाजे से कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। किस कदर मायूब हरकत थी। मगर अब ये तो खुद इरफान का फर्ज था कि वो कहता। वो पहले ही बड़ी बन गई थी, सो खामोशी ही आफियत थी। आपी, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी आपके लिए फिक्रमंद है। अरफान अपने दानिश में वजाहत पेश करना चाहती थी। जाने दो, देख रही हूँ कि कल से तुम्हारी बेगम के मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं कहती हूँ कि अगर उस्मान को कॉल की या मुलाकात के लिए गए तो मैं सारी उम्र के लिए तुमसे ताल्लुक तोड़ दूंगी। मुझे दारुल छोड़ आओ, अगर इस कदर बोझ हूँ। आपी ने और सख्ती से कहा तो अरफान ने मिन्नत समाजत करके आपी के मुंह ठीक किया और दफ्तर जाने से पहले इस खास तौर पर नसीहत की कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपी के दिल शक हो या उनको रंज पहुंचे। वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। सारा दिन घन चक्कर बनी रहती। कुछ दिनों से मुसलसल उसकी तबीयत में गिरानी रहने लगी थी। आपी की निगाहें तो उससे अपनी पुस्त पर भी चुपती थी। न जाने आपी को उससे इस कदर नफरत क्यों थी। कभी कभार सोचती कि उसने आपी का क्या बिगाड़ा है। सिर्फ यही कि वो इरफान की पसंद थी, उनके भाई की मोहब्बत थी। शादी पर सबसे ज्यादा एतराज भी सहरश आपी को ही था। उसने क्या देखा कि उससे शादी का फैसला किया है। मैं कहती हूँ कि एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। एक दो तो मैंने भी अपने भैया के लिए पसंद कर रखी थी। सहर्ष आपी के मुंह से आ निकली। एक या दो आपी पहले ही फैसला कर ली। अरफान ने शौक होकर कहा था तो मजाक में मत मान। लुबना अच्छी लड़की है, देखी वाली है। तुमने देखा किस कदर मोहब्बत से तुम्हारा ख्याल रखती है। अरफान नहीं कहा और हंस दिया था। ये सच था कि अमान के जाने के बाद फ्लैट में काम वाली रह रही थी। मगर घर ना ना हो तो काम वालियां भी ढीली पड़ जाती हैं। सो ना जाया करती थी जब अरफान जॉब पर हुआ करता था। वॉशिंग मशीन लगाकर हफ्ते भर के गंदे कपड़ों का अंबार अपनी निगरानी में धुलवाती थी। सारे घर का फर्श काम वाली मासी से रगड़ रगड़ कर धुलवाती थी। जब तक अरफान घर आता अलमारी में उसके सारे कपड़े धुले धुलाए इस्त्री किए मिलते थे और इश्तहास अंगेज खुशबुओं से भरा हुआ होता था। उसके मनपसंद खाने तैयार मिलते। मगर ये जो दिल होता है ना, उसके फैसले भी अजीब हुआ करते हैं। अरफान को अपनी कोलिक नसरीन भाग गई थी और पूरे 2 साल खामोश मोहब्बत के बाद उसने नसरीन को प्रपोज कर दिया था। अब वही मोहब्बत जब अरफान को मिल गई थी, अब उसे घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी थी। नसरीन ने उसकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जब जॉब छोड़ दी थी, घर गृहस्थी की होकर रह गई थी। वो घर गृहस्थी में ताक न थी। मगर रफ्ता रफ्ता अरफान की खातिर उसने घरदारी सीख ली थी और घर पर तवज्जो देने लगी थी। शायद जिंदगी हसीन भी हो जाती अगर सैर शापी उसके खिलाफ मुहाजना खोल लेती। पहले पहल तो नसरीन को यह अपना वहम लगता था कि हर घर में हर खानदान में नंद भाभी की रवायती चपकलश तो चलती ही रहती है। मगर इससे भी हटकर कुछ था। अरफान जो कहते थे ना थकता था। नसीब मेरा बस चले तो मैं दुनिया की हर नेमत हर आसाइश तुम्हारी एक मुस्कान पर ढेर कर दूं। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। तुम्हारी बिना तो जीने का तस्वर ही नहीं। तुम्हारी इन जी आंखों में उदासी डेरे जमाती है तो मुझे अपनी दुनिया अंधेर लगने लगती है। अरफान की वारफितियां देखने वाली होती थी। कभी कभार वो उनका इजहार आपी के सामने भी कर बैठता था और आपकी सख्त बुरा मान जाया करती थी। नसरीन अरफान के ख्वाबों का मरकजो मफूर थी और उसका पहला पहला ख्वाब थी। वो अपने मुकद्दर पर नाजान थी। मगर इरफान की अपी को वो एक आंख नभाती थी। जब लुबना हुआ करती थी तो घर कैसा जगमग करता था। अरे अब तो बहुरानी आ चुकी मगर हर शय मिट्टी में अटी हुई जैसे। सैरिश आपी की बात सुनकर नसरीन नए सिरे से सब
जतन करती, मगर सैरिश आपी ने भी कसम उठा रखी थी कि उसके हर फेल पर तनकीद करनी है, किसी हालत में उससे खुश ना होना। आपी के दिलजोई में अक्सर इरफान उसके दिल को शदीद ठेस भी पहुंचा दिया करता था। बाद में अक्सर तन्हाई में माफी मांग लिया करता था, मगर नसरीन खुद से ये सवाल पूछा करती थी, क्या इस तरह उसकी इज्जत नफस की उड़ी धज्जियां और दिल के टुकड़े जुड़ सकते हैं? नाश्ता तैयार हो गया था। वो किचन में उसके पास खड़ा पूछ रहा था। वो बहुत दिन से चुप चुप से थी। इरफान के दिल को कुछ हुआ था। वो सिंक में हाथ धोने लगा था। इरफान ने एक अचटती हुई निगाह उसकी गुलाबी चेहरे पर डाली थी। मशरूम चेहरा और मिलकुजा सा हुल गया। तुम रोई हो? वो दफ्तर चौंक कर उसकी तरफ पलटा। हाँ, वो झूठ क्यों बोलती? उसने भी उसे जितना जरूरी ख्याल किया था। उसे भी तो मालूम हुआ कि दिल में छेद कैसे होते हैं। वजह वो उससे नजर चुरा गई थी। पराठे बन चुके थे, आमलेट बना रही थी। बेध्यानी में हाथ तवे से जा लगा और वो सी करके रह गई। क्या हुआ? हाथ जला लिया? ध्यान किधर है? वो उसे सर्जिश कर रहा था। वो कैसे बताते कि सारे ध्यान तो उसकी जाना मरकूज हो चुके हैं। खुशी जब उससे आपी ने बातों बातों में उसे बताया कि सब लुबना के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर लुबना है कि किसी रिश्ते पर हाँ ही नहीं कर रही है। साफ जाहिर है कि आपी को अब भी अपनी नंद का रिश्ता इरफान से करवाना मकसूद था। अब जबकि इरफान का घर बस भी चुका था, मगर न जाने क्यों उसके दिल में इरफान की बीवी के लिए, जो कि खाका लुबना के हवाले से बन चुका था, लाख कोशिशों के बावजूद भी नसरीन इस पर पूरा ना उतर सकती थी। रुकू में बरनाल लाता हूँ। उसने उसका हाथ थामना चाहा, मगर वो झटके से अपना हाथ छुड़ा गई थी। निगाहों का लम्हा भर का तसादम हुआ था और उसकी सर्व अंगारा आंखें उसे बहुत कुछ बावर करा गई थी। जो जलन मेरे अंदर है, उसके सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। वो जताकर हाथ पाट उठाने बाहर निकल गई थी और इरफान गहरा सांस लेकर रह गया था। इरफान चक्की के दो पाटों में पीस रहा था। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ सिला रहमी थी। छुट्टी के दिन अचानक ही इरफान आ गए। उनके साथ लुबना भी थी। अब तो ईद का चांद ही हो गए हैं, अब दिखाई ही नहीं देते। लुबना ने इरफान से शिकवा किया था। नसरीन का दिल जलकर राख हो गया था। अहमद भी जवाबी मुस्कुराहट के साथ भरपूर पुरताक इस्तकबाल कर रहा था। भाई नसरीन, देखो तो कौन आया है। इरफान ने उसे सदा लगाई थी। वो अपने चेहरे पर सपाट तासरात लिए नमूदार हुई थी। उसने देखा कि आप भी अपनी नंद को गले लगाए उसकी बुलाई लेते बारी जा रही थी। वो उस्मान भाई से भी मुस्कुरा कर बात कर रही थी। लगता ही था कि उनके दरमियान हल्की सी भी खफगी रही हो। और सुनाए उस्मान भाई, बेगम के बिना उदास तो हो गए होंगे? नसरीन ने खरीदने के लिए पूछा था। ऐसी वैसी उदासी? अरे भाई, हमारी तो घर की मलका है ये, उनका ही तो हुक्म चलता है घर पर। अब उनको मर्जी के चंद दिन इरफान की तरफ रुकना चाहती हैं। मैंने भी इनकार नहीं किया। जैसा चाहे। उस्मान ने सादगी से कहा। इरफान खैरियत से आपी का चेहरा देख रहा था कि खुद आपी इस वक्त हजारत महसूस कर रही थी। तो इरफान, क्या मैं चंद दिन रहने आ सकती हूँ तुम्हारे घर? क्या उसके लिए मुझे इजाजत की जरूरत होगी? आपी को बनाना खूब आता था। इरफान ने सख्ती से दांत पर दांत जमाए। अगरचे वो अदब में कुछ कहता नहीं था, मगर अब ऐसा भी नहीं था कि उसे आपी की गलत बयानी और दरेगोई का एहसास नहीं हुआ था। दरअसल ये कह रही थी कि मैं कुछ दिन में के जाकर लुबना के लिए रिश्ता ढूंढ महकम शुरू कर दूं। मुहिम शुरू करने जा रही हूँ। लुबना तो गोया उनकी जान बसी है। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा था। अब के नसरीन ने इरफान को घूर कर देखा था और वो सरपटा कर रह गया था। नसरीन ने दोपहर का पुरतकल्लफ सा खाना तैयार किया था। लुबना का एक बेहद अच्छा रिश्ता आया था। लड़का अच्छा कमाता और फैमिली भी बेहद अच्छी है। मैं आज इसके लिए आया हूँ कि ये भी देख कर ओके कर दे। हम सबने तो पसंद कर लिया है। उस्मान साहब के कहते ही नसरीन को लगा धचका। उसके कंधों से मनूर बहुत सर उतर गया था। वो अब दिल से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने लगी थी, जबकि आप भी सोच रही थी कि मेरे जाने का सोचकर नसरीन का मूड अच्छा हो गया है। उस्मान और लुबना खाने के बाद रुखसत बाहर चलते गाड़ी में बैठ गए और इस वक्त लाउंज में 3 नफूस थे। सबके अंदर अलग अलग कश्मकश जारी थी। आप इस कदर गलत बयानी का मकसद क्या था? आप तो मेरी आप ही हैं।
آپ جب چاہیں آئیں، کیا آپ کو کبھی روکا ہے؟ عرفان کے لہجے میں گہرا تعصب گھلا ہوا تھا۔ ہاں، تم نے روکنا تو نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی؟ تم جانتے ہو پورے 8 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک میں عثمان کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، مگر تم نے دیکھا کہ وہ مجھ سے کس قدر جان چھڑکتے ہیں، میری کہیں کوئی بات بھی نہیں ٹالتے۔ میں نے سوچا لبنہ سے تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو پھر تم بھی آسودہ حال رہو گے، اور پھر لبنہ بھی تو تم میں چاہتی ہے۔ آپ ہی سے اب کوئی تا- تعویل کوئی جواز بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ بس کر دیں آپ ہی، بس کر دیں، بہت ہو گئی، وہ غصیلے لہجے میں بولا، اور اس کے انداز میں برہنی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ مجھے نسرین کہتی رہی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی کہ عثمان بھائی بہت نرم مزاج ہیں، مگر میں ہی تھا جو آپ کی ہر بات پر منو یقین کر لیتا تھا۔ لبنہ مجھے پسند کرے یا نہ کرے، میں اب ایک شادی شدہ مرد ہوں، میرے لیے سب سے اہم میری بیوی ہے، اور آپ نے دراصل لبنہ کا نہیں اپنا سوچا۔ اگر یہ وٹا سٹا ہو جاتا تو آپ پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ نے اولاد نہیں دی، کیا آپ نے میرے بارے میں اور نسرین کے بارے میں ایک بار بھی سوچا؟ نسرین میری محبت ہے اور وہی میری بیوی رہے گی۔ آپ بھی اس سچ کو جتنا جلدی ہو سکے قبول کر لیں، اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اگر میں بظاہر آپ کے ہر حکم کو بلا سوچ چوچا مانتا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ کی باتوں میں جھوٹ دکھائی نہیں دیتا۔ دراصل آپ ہی میں آپ کی شخصیت کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا، عرفان تعصب سے کہا، اور اس نے وقت پر عثمان نے ہارن بجا دیا تھا اور وہ سیرش کو بلا رہا تھا۔ اب جائیں اور قدر کریں، اتنا محبت کرنے والا مخلص شوہر ملا ہے، اور اس پر اس قدر گنوں نے الزامات لگاتے ہوئے ہی سوچ لیتی۔ عرفان نے دکھ سے کہا تھا، آپ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اب وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بازی کو مکمل طور پر ہار چکی ہیں۔ اب ندامت بھری نگاہ انہوں نے عرفان اور اس کے بعد نسرین پر ڈالی تھی۔ بعض مرتب تقدیر عطا کرتے ہیں، مگر انسان اپنی بدنیتی اور بد زبانی سے اس مرتبے کو مٹی میں رول دیتا ہے۔ ایسا ہی سہرش آپی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اب سب کے جانے کے بعد پورے 10 منٹ تک گہری خاموشی چھا رہی تھی۔ تب عرفان نے اچانک اٹھ کر اس کا من پسند ڈرامہ ٹی وی پر لگا دیا تھا۔ یار جلدی سے چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ شوق ہوا تھا، مگر مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ کیا کہا؟ مطلب عرفان وہی سننا چاہتا تھا جو اس کا سنانا تھا۔ نسرین شرما گئی، اور اس دن جب میری طبیعت زیادہ بگڑی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تو معلوم ہوا کہ مگر آپ کو میری یا بچے کی کیا پرواہ؟ وہ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ناراض کسے بولی، پگلی تم ہی تو میری کل کائنات ہو، کیا کروں؟ بندہ بشر ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دو۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو چھوا تھا۔ نسرین کھلکھلا کر ہنس دی اور تمنیت بخش ہنسی۔ زندگی کتنی مکمل ہو گئی تھی۔